Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start the next topics of electrochemistry, class 12, third unit. This is 8th part. इससे पहले इस लेसन के इस यूनिट के आप 7 वीडियोस देख चुके हैं। ये 8th वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, 8वां आपको वीडियो मिलने वाला है ये, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है, देखिए आज का इसका हल्का सा जूम कर दूं इसको, देखिए द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी देखिए पहले तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि 1 मोल मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 हो। मोलरिटी क्या हो? 1 हो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी, ये सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एटसेट्रा। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर, ओके। 1 लीटर में अगर आप ml कहते हो तो 1000 ml हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम, सपोज हम मान लीजिए आप वॉल्यूम को ml में लेते हो मान लीजिए, तो उसमें 1000 का आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। देखिए तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, देखो 1000 इंटू एन अपॉन वी। इसमें v किसमें होगा? इसमें v होगा ml में, ओके। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम का जो यूनिट है, अगर आप ml लेंगे तो ऊपर 1000 आएगा, क्योंकि ml को जब लीटर में चेंज करोगे तो 1000 का डिवाइड लगाओगे और 1000 हो जाएगा ऊपर, ओके। और लीटर में लोगे तो सीधा सीधा v आएगा, उसमें 1000 नहीं आएगा। The conductivity of all the ions produced when 1 mole of an electrolyte is dissolved in V ml। इसमें ml दे रखा है तो 1000 वाला आ जाएगा फॉर्मूला। सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर 1 मोल किसी, अब आपको मोलरिटी लानी है 1, मोलरिटी 1 लानी है तो आपको 1 मोल लेना है, ठीक है ना। 1 मोल ले लीजिए। 1 मोल किसी सबस्टेंस का किसी VML सॉल्यूशन में घुला हुआ है तो उसकी जो मोलरिटी होगी वो ध्यान रखिएगा, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, मोलरिटी होगी 1 और कंडक्टिविटी जो उसकी होगी वो ध्यान रखिएगा वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। यानी 1 मोल सबस्टेंस की कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सबस्टेंस, ठीक है ना। तो ऐसा सबस्टेंस जिसकी मोलरिटी 1 हो, 1 मोलर सब्सटेंस, 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो 1 होगी, यानी मोलर कंडक्टिविटी। इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस H। मोलर कंडक्टिविटी को, ये सिंबल है इसका, ध्यान रखिएगा, K इंटू 1000 अपॉन M। M जो है ना यहाँ पे M मोलरिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो K है ना, देखने में K लग रहा है ये कप्पा है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, और ये हो गया फॉर्मूला, ओके। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी, ध्यान रखिएगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके। इसके बाद आता है देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उसमें मोल कंडक्टिविटी था, इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा। तो कोई खास अंतर नहीं है, दोनों अप्रोक्स सेम ही है, बस अंतर इतना है, उसमें मोलरिटी ली थी आपने, इसमें नॉर्मेलिटी लेंगे, नॉर्मेलिटी और सिंबल बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। क्या होगा देखिए, कप्पा इंटू
1000 अपॉन n, नॉर्मेलिटी आएगा इसमें, रखिएगा नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंस पर इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। इसमें जैसे अभी आपने ऊपर लिखा था नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, इसमें नंबर ऑफ मोल नहीं आता है ऊपर। नॉर्मेलिटी जब निकालते हो तो जो n है ना, n ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस। हियर n इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ध्यान रखिएगा। और उसमें नंबर ऑफ मोल्स था, ध्यान रखें। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स था, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस है, ये डिफरेंस है इसमें। तो फिर इसके यूनिट में डिफरेंस आएगा। डेफिनेशन देखिए इसकी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 gram equivalent of an electrolyte is dissolved in V ml of solution। इसमें जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, ये इसमें उसमें था वहां पर 1 मोल। ओके, इतना केवल डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। is called equivalent conductivity. It is related to specific conductance H। क्या है उसमें, आपने क्या लिखा था, देखो उसमें फॉर्मूला लिखा था आपने, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल कप्पा इंटू 1000, ठीक है ना, अपॉन m। और इसमें क्या लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल N। इतना सा फर्क है बस। और n जब हो गया है तो इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, एच यूनिट आर पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस। मोल की जगह पे इक्विवेलेंस आ गया। और ओम पर ओम को आप मालूम है, आपको पिछले वीडियो के लिए कर चुका हूँ, मो बोलते हैं तो मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस पर ग्राम, ग्राम पर इक्विवेलेंस। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, एक मिनट ऐसा करते हैं, इसमें भी ग्राम लगा देते हैं, इसमें भी ग्राम आएगा, इसमें भी ग्राम आएगा, या ग्राम छूट गया है, ठीक है ना, ये हो गया। तो ग्राम पर इक्विवेलेंस होगा, पूरे के साथ इनवर्स आएगा, ध्यान रखिएगा। ग्राम इक्विवेलेंस पूरे के साथ, ये इसका जो यूनिट जो चेंज हो गया ना, अपोजिट हो गया ना, तो ग्राम इक्विवेलेंस प्रत्येक के साथ, पूरे के साथ इनवर्स होगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं? नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बेस्ड ऑन द नेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो सॉल्यूशन में अप्रॉक्स कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो बहुत ही कम आयनाइज होते हैं। जब बहुत कम आयनाइज होंगे तो उनके आयन कम बनेंगे, और जब आयन कम बनेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी भी कम होगी, ध्यान रखिएगा। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा आयनाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी आयनों की नंबरिंग ज्यादा होती है। जब नंबरिंग ज्यादा होगी तो उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टिविटी के जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो फ्री आयंस होते हैं। और जो मेटल के अंदर कंडक्टिविटी का जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए सब सॉल्यूशन के अंदर जब फ्री आयन ही नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी कैसे होगी? ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी लो होगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, मोर होगी, ओके, हाई होगी। तो पढ़ते हैं इसको, देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रीड करते हैं। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड etc are completely ionized in aqueous solution and have high values of conductivity, molar as well as equivalent। मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही मोर होंगे, इसकी हाई होंगी।
द weak electrolytes are ionized to a lesser extent in aqueous solution and have lower value of conductivity in molar as well as equivalent. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत ही कम आयनाइज होते हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देके आपको, देखिए सपोज हमने लिया NaCl, ध्यान रखिएगा NaCl, ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग NaCl जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसको हम एक्वस करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, या ऐसे कह लीजिए कि आयनाइज हो जाएगा। ओके, और कोई वीक लेते हैं, सपोज हमने लिया वीक ले लिया, मान लीजिए NH4OH, ये वीक है, ठीक है ना। और जब एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो NH4 आयन तो बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आयन नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत ही कम बनेंगे, बहुत कम। NH4OH जो है ना बहुत कम आयनाइज होगा। NH4 अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की जो नंबरिंग होगी बहुत कम होगी, और जब फ्री आयन से बहुत कम होंगे तो कंडक्टिविटी इनकी कम होगी। और NaCl जो स्ट्रॉन्ग है, इसके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा होंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। ओके, क्योंकि फ्री आयन ही तो कंडक्टिविटी के रेस्पॉन्सिबल है। फ्लो कंडक्टिविटी को कौन करता है? फ्री आयंस। और जब फ्री आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी, और फ्री आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आयंस ज्यादा होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके, अब आता है नंबर सेकंड इफेक्टिंग फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन में क्या है, द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव सिग्निफिकेंट इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, गाढ़ा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ध्यान रखिएगा। ऐसे मान लो उसमें जो वो है ना सॉल्वेंट है वो कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, तभी तो उसको कंसंट्रेट बोला जाएगा। ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, मान लीजिए थोड़ा सा ही हम सॉल्वेंट लेंगे, थोड़ा सा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा? स्ट्रॉन्ग, तो उसके आयंस भी बहुत सारे होंगे, आयंस भी बहुत सारे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। तो ये अब चूंकि इसका देखिए वॉल्यूम भी कम है, कंसंट्रेटेड है, और आयंस भी बहुत सारे हैं, तो ये आयंस जो है ना बहुत ही पास हो जाएंगे, और जब पास हो जाएंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। और जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो इनकी फ्रीनेस कम होगी, ये फ्री नहीं रह पाएंगे, और जब फ्री नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा? इनकी स्पीड कम हो जाएगी आयंस की, और जब स्पीड कम होगी तो लोअर द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू लो हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों कैसी हो जाएंगी? इसकी लोअर हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और द डाइल्यूशन डिक्रीजेस, such attractions and increases the value of ये। अगर मान लीजिए हम डाइल्यूशन, सपोज अब देखिए क्या हुआ, हमने डाइल्यूशन डिक्रीजेस, हमने क्या किया? डाइल्यूशन डिक्रीजेस सच अट्रैक्शंस, मतलब हमने क्या किया, ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था इसका हमने डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूशन, ध्यान रखिएगा, डाइल्यूशन कर दिया, इट मींस इसमें वाटर और मिला दिया। अब देखिए हमने वाटर मिला दिया, हमने वाटर मिलाया इसमें,
ध्यान रखिएगा, ऊपर तक ये भर दिया, ये वाटर भर दिया, समझिए एग्जाम्पल को समझिए, वाटर भर दिया, ठीक है ना। और जब वाटर भर दिया तो आप समझ सकते हो कि ये जो रेड वाले जो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस दिखाए हैं वो पहले पास पास थे, अब हमने डाइल्यूट कर दिया इसको, पानी वाटर और मिला दिया, तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया, और जब वॉल्यूम बढ़ गया तो इनके जो आयंस हैं वो ज्यादा वॉल्यूम में फ्री हो जाएंगे। जब ज्यादा वॉल्यूम में फ्री होंगे तो ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा देखिए डिलीट करके इसको दोबारा बनाता हूं। अब मैंने क्या किया देखिए, चलिए एक काम करते हैं, दोनों के लिए डायग्राम सेपरेट रखते हैं, सेपरेट डायग्राम बनाते हैं, तो आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार डायग्राम को फिर री डायग्राम कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं डायग्राम ये बना रहा हूं, तो दोनों डायग्राम आपके सामने रहेंगे, कंपेयर कर सकते हैं आप एक बार में। पहले देखिए जो सॉल्यूशन है ना वो कंसंट्रेटेड है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके जो आयंस होंगे वो ज्यादा होंगे। ये आयंस हैं, ये रेड वाले आयंस दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, और ये आयंस में दिखा दिए, इनको काउंट भी कर लीजिए क्योंकि आगे में एग्जाम्पल काउंट करके समझाना है। इसमें मान लीजिए आयंस कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 3 जा 15, फ्री आयंस है 15, ओके ठीक है। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, आयंस के बीच में गैप कम होगा, और इनके बीच में जब गैप कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये फ्रीनेस इनकी कम हो जाएगी, जिससे इनकी स्पीड कम हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, और जब स्पीड कम होगी तो कंडक्टिविटी फ्लो कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी को फ्लो करने के लिए फ्री आयन ही रेस्पॉन्सिबल हैं। जब फ्री आयन ही मूवमेंट कम करेंगे तो उनका कंडक्टेंस भी कम होगा, ओके क्लियर। अब हमने क्या किया सेकंड केस में, देखिए ये फर्स्ट स्टेज हो गई कंसंट्रेटेड की, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। अब मैं सेकंड उदाहरण बना रहा हूं, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब ऐसे मान लो इसमें वाटर और मिला दिया, H2O और प्लस कर दिया, ठीक है। जब और प्लस कर दिया तो अब ये वाटर यहां तक भर गया, यहां तक वाटर भर गया, देखिए क्लियर। अब ये टॉपिक आपको दोनों डायग्राम सामने रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अभी हमने आयंस कितने दिखाए थे 15, चूंकि हमने देखिए सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है, इलेक्ट्रोलाइट अब और डिजॉल्व नहीं करना है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट और डिजॉल्व कर दिया तो कंसंट्रेट का कंसंट्रेट ही रहेगा वो, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट जितना डिजॉल्व हो चुका है उतना ही रखेंगे, वाटर इसमें मिक्स करेंगे जिससे ये डाइल्यूट होगा। तो हमने 15 दिखाई थे ना इसके, तो 15 ही दिखाएंगे, 15 को एग्जाम्पल ले लिया हमने, इट इज नॉट मस्ट क्या 15 ही दिखाएं। अब हमने क्या किया 15 जो है ना, अब 15 जो आयंस थे वो हमें ऐसे भरने, इसमें ज्यादा में भरने हैं, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो इनके बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 15 हमने 3 3 की 5 रो लगा दी। अब इनमें गैप नाप लीजिए आप, ये गैप नापे, देखिए गैप कैसे भी नाप, गैप नाप लीजिए, किसी प्रकार से नाप लीजिए इनका गैप जो है ना, ये दूरी नाप लीजिए बिटवीन द आयंस, ये ज्यादा दूरी हो गई, इसके अंदर दूरी डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा है। जब ज्यादा है, ज्यादा सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट हो चुका है, जब डाइल्यूट हो चुका है सेकंड स्टेज में, ध्यान रखिएगा, तो आयन को घूमने के लिए, मूवमेंट के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, और जब ज्यादा स्पेस मिलेगा तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कंडक्टिविटी को फ्लो तेजी से करेंगे जिससे इनकी इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी। तो देखिए मैं रीड कर दूं एक बार लाइन को, द डाइल्यूशन डिक्रीजेस सच, डाइल्यूशन डिक्रीजेस सच अट्रैक्शंस, इनके बीच में जो अट्रैक्शंस था
जब इसको हमने डाइल्यूट कर दिया तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई, और जब डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, कम हो गया, ठीक है ना। एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसके बाद इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करता हूं। यहां से डायग्राम यहां ले आते हैं इसके साथ। अब देखिए आगे, अब देखें इसको नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक में देखें द लिमिटिंग वैल्यू। ये देखिए सिंबल आया है इसमें, और ये जो पहला जो सिंबल है, ये जीरो जो लगा हुआ है, ये कह रहा है जीरो डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन, जीरो सॉरी जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन। और जो इनफाइनिट लगा हुआ है उसमें जीरो, उसमें इनफाइनिट डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ने का अंतर है केवल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। देखिएगा, जब डाइल्यूशन किसी का इनफाइनिट कर दोगे, उसमें ढेर सारा वाटर मिला दोगे, ढेर सारा वाटर मिला दोगे, जब डाइल्यूशन उसका इनफाइनिट कर दोगे तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा जीरो। ओके, डाइल्यूशन जब इनफाइनिट करोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल ये रीड करने का तरीका अलग है। पहले वाले को हम मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन बोलेंगे, और दूसरे वाले को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन बोलेंगे। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों अपोजिट हैं, इसीलिए हमने जीरो और इनफाइनिट को एक दूसरे का अपोजिट ले लिया है। ओके, जीरो माने जीरो, इनफाइनिट माने बहुत बड़ी संख्या। अब आइए देखिए, द लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन कैन बी ऑब्टेन एक्सट्रापोलेटिंग द ग्राफ। इस ग्राफ को ड्रॉ करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल है ऊपर लगा हुआ है, ये सिंबल, इसकी वैल्यू हम इस ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अंडर रूट सी जो लगा हुआ है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन है। एक्स एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन को लिया है, और बाई एक्सिस पर हमने किसको लिया है, मोलर कंडक्टिविटी को लिया है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कहीं से आप देखिए ड्रॉ कर लीजिए। पहले मान लीजिए कंसंट्रेशन सपोज इतना था, यहां पे था, यहां से एक एल्टीट्यूड डालिए, देखिए ये यहां जाकर के मिलेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी यहां पे आई। ओके, अब दूसरा डाल के देखिए,
अब मान लीजिए कंसंट्रेशन आपने बढ़ा करके इतना कर लिया, पहले कंसंट्रेशन ये था इतना, अब कंसंट्रेशन ये अपने एल्टीट्यूड डाला, अब कंसंट्रेशन आपका देखिए ये इतना आ गया। ओके, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब देखिए ये बाई एक्सिस पर डालेंगे परपेंडिकुलर इस पर, ये तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, अब कंडक्टिविटी इतनी हो गई, कंडक्टिविटी आप देखिए डिक्रीज हो गई। पहले कंडक्टिविटी ये थी जब कंसंट्रेशन कम था, ठीक है ना, जब कंसंट्रेशन कम था तब कंडक्टिविटी ज्यादा थी, ठीक है ना, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो कंडक्टिविटी कैसी हो गई, कम हो गई, मोलर कंडक्टिविटी। यही तो ऊपर बताया आपको, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जब सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन जब कम होगा यानी वो डाइल्यूट होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इससे हम प्लॉट करके इस डायग्राम को निकाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट वीक है, ये डायग्राम जो है ना, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो देखो, अभी मैंने CH3COOH यानी एसिड एसिड के लिए मैं आपको दिखाया ये यहाँ पर, लेकिन इसमें जो चेंज आता है वो बहुत कम चेंज आता है। आप KCl के लिए अगर डायग्राम बनाते हैं, सपोज इसको डायग्राम को मैं दोबारा फिर दिखाता हूँ, देखिए ये देखें KCl का डायग्राम देखें, KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, KCl जो है ना स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें जो स्लोप आएगा एकदम ज्यादा स्लोप होगा। एक बार फिर री करते हैं स्टार्ट, देखिएगा, तो आप देखिए ये √C है, ठीक है ना, यहाँ पर ये डॉट डॉट कर लीजिए, टच नहीं कराना, पता नहीं वो कहाँ जाके टच करेगा क्या मालूम है। तो आप देखिए ये परपेंडिकुलर डालिए, ये डालिए, चेंज तुरंत आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी इसकी डाउन हो रही है। लेकिन जब पीक लेते हैं आप, अभी मैं जो इसमें आपको समझाया था वो, चूंकि डायग्राम में इतना बना हुआ है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इसका जो वेरिएशन आता है वो बहुत ही माइनर आता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बहुत ही कम आयनाइज होते हैं। ये डायग्राम में तो आपको दिखाई दे रहा है, अब डायग्राम में तो आप देखिए क्या है, वो बहुत छोटी सी चीज अगर आपको बताई जाए, कोई डायग्राम बनाया जाए तो उसका भी डायग्राम बनाने के लिए तो बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है दिखाने के लिए, वरना वो अभी आपको आपसे कहा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, अब पेपर पे आपको दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रो प्रोटॉन तो बना के दिखाएंगे। अब इलेक्ट्रो प्रोटॉन का कोई दिखाई देने वाली चीज है, वो दिखाई तो दे नहीं सकता, पार्टिकल बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ तो आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए जो पोटेशियम, ये इसका जो पोटेशियम क्लोराइड है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका ग्राफ एकदम डाउन होगा, और जो एसिटिक एसिड है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका एकदम डाउन नहीं होगा। आगे चलकर धीमे धीमे वेरिएशन आएगा, धीमे 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 करके, तो इसका आप जो है ना, इसका कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन बढ़ा करके आप मेजर नहीं कर सकते। देखिए मैं इसमें डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर तो देखिए एकदम डाउन हो रहा है, और फिर देखिए क्या हुआ, फिर यहाँ पर जाकर के धीमे 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 करके डाउन होगा, पता नहीं कितना डाउन होगा आगे चल के। अब यहाँ जब आगे आप वेरिएशन देखेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। जब वेरिएशन नहीं आएगा तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है ना, ग्राफ के द्वारा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं निकाली जा सकती। इसके लिए किसके द्वारा निकालेंगे, इसके लिए कॉल-राउस का नियम आता है, ठीक है ना। इस कॉल-राउस के लॉ को हम अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे। कॉल-राउस के नियम को, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो निकालेंगे ना, वो कॉल-राउस के नियम से, कॉल-राउस के रूल से निकालेंगे, लॉ से निकालेंगे। और थर्ड है, देखिए थर्ड जो इसका इफेक्टिंग फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे करेगा,
बहुत ही इजी है। अगर आप किसी का सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके जो आइंस है, फ्री आइंस, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो वो उनका मूवमेंट यानी जो वेलोसिटी और जो स्पीड है वो स्पीड इंक्रीज होगी, और जब स्पीड इंक्रीज होगी तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आई एम रिपीटिंग, इफ यू increase the temperature of the solution, then the kinetic energy of the free ions will increase, ठीक है ना? After that, the movement of the free ions will increase and the conductivity will also increase, ठीक है ना? जब आप किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि उसका जो फ्री आयंस है उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो उनका मूवमेंट इंक्रीज होगा, और मूवमेंट इंक्रीज होगा तो उनकी क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, मैं रीड कर देता हूँ। द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जब इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, उनके बीच में जो अट्रैक्शन था आयंस के बीच में वो डिक्रीज होगा, और एंड इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी of ions and their speed or speed increase होगी, thus molar conductivity and equivalent conductivity increase with temperature। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट पार्ट में आपको कोलराउस मिलेगा और उसके यूज मिलेंगे। ओके, तो अगला वीडियो जरूर देखें। कोलराउस बहुत ही नियम, रूल जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये आपने देखा आज, क्या क्या देखा मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी कौन कौन से हैं? देखिए, पहला कौन सा है? पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और थर्ड है टेम्परेचर। ओके, क्लियर हो गया टॉपिक? मैं इसको यहीं बंद कर रहा हूं। अगला टॉपिक आएगा कोलराउस लॉ। ओके, थैंक्स फॉर यू।